समस्त उपासक और उपासिकाएं और देशवासी, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं 10 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दूँगा। मेरे सामने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, हर घर में अपनी एक समस्या है। सबसे बड़ी समस्या इस देश की है जातियों में बिखरा हुआ समाज। इस जातियों के बंधन को कैसे तोड़ा जाएगा, इसका सोल्यूशन क्या है, मैं इसके ऊपर मैं आपके साथ में बात करूं। अगर सोल्यूशन नहीं है, उसका समाधान नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इस विषय के ऊपर में हमने ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए। शूद्र अतिशूद्र ये शब्द बुद्धिज्म के नहीं है, ये ब्राह्मणवाद के हैं। वो आपको शूद्र अतिशूद्र बोलते हो और आपने मान लिया कि हम शूद्र है अतिशूद्र है, जबकि आप नहीं है। ये थोड़ा सा आपको क्लियर करना होगा। सवाल खड़ा होता है कि प्राचीन काल में कभी भारत ये जातिभेद था क्या? अगर जातिभेद था तो इसका ये अर्थ होगा कि वर्तमान भारत भी जो जाति आधारित है वो जातिभेद होगा। अगर प्राचीन काल में भारत अगर जातिभेद नहीं होगा तो ये सपना भूल जाओ कि वर्तमान भारत जो है जातिभेद नहीं होगा। मेरा अध्ययन सम्राट अशोक के ऊपर में है। मैं लगभग पूरा एशिया को घूम के और बहुत सारे मुल्कों को घूम के सम्राट अशोक के समय की जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, इंटरनेशनल डिफेंस पॉलिसी एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, इसके ऊपर में मेरा अध्ययन है और मेरा बुक जो है अभी समय प्रकाशन की ओर से प्रकाशित हुआ। तो मैं शॉर्ट ब्रीफिंग दूंगा और उसके बाद में भारत को जाति में भारत कैसे बनाया जा सकता है और इसमें हमारी जो प्राचीन बोर्ड विरासत है ये किस प्रकार से रोल अदा कर सकती है और बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए किस प्रकार की प्रोविजन करके रखा है, इसके ऊपर में मेरा पूरा भाषण होगा। और इस बात को मैं हार्डली 10 और 15 मिनट के अंदर में खत्म कर दूंगा। नंबर 1 कि सम्राट अशोक के समय में सिर्फ 4 संप्रदाय थे। एक था श्रमण, ब्राह्मण, उसके बाद में आजीवन और जैन। उसमें जातियां नहीं थी। सम्राट अशोक के पूरे शिलालेख देख लो कि उनके शिलालेखों में जाति का शब्द नहीं मिलेगा, प्रांतों के शब्द नहीं मिलेंगे। और इसलिए बाबा साहब ने क्रांति प्रतिक्रांति में पुष्ट क्रमांक 147 में उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के समय में विशेष करके मौर्य काल में ब्राह्मण ये वर्ग जो है ये पददलित की तरह था, इनका समाज के ऊपर में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं था। ये बात मात्र बाबा साहब ही नहीं कहते हैं, बल्कि D.R. भांडारकर भी कहते हैं, जो ब्राह्मणों के बहुत बड़े विद्वान हैं, अपनी बुक के अंदर। यही बात सत्यनारायण गोयनका भी अपनी बात करते हैं। कहने का मतलब कि जिस ब्राह्मण वर्ग का आज वर्तमान में हमारे ऊपर में सामाजिक तौर पे जो प्रभाव है ब्राह्मण वर्ग के नाम से, वो प्रभावहीन था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अशोका। ये हो गया सामाजिक। व्हाट अबाउट द स्टेटस ऑफ द इकोनॉमिकल स्टेटस क्या था? इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से अगर देखा जाओगे तो अशोक का दुनिया के ऊपर में 35% निवेश था। कहने का मतलब कि एक आम आदमी की जो औसतन इनकम थी मंथली, ये 7,65,000 थी। कैसे थी? कलिंगम ने अपना तक्षशिला का जो उत्खनन किया तो 30,000 करोड़ सोने के चांदी के सिक्के मिले। 100 क्या बोलते कि करोड़ सोने के सिक्के ये भिक्षु संघ को दान दिया। और उसी समय में अशोक ने कोरिया, उस समय में साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया नहीं था, उनको उन्होंने 50 किलो कास्ट और 30,000 किलो सोना दिया था। इसका अगर पूरा वैल्यू कर दोगे, ये हो गया ये चीज। इंटरनेशनल डिफेंस पॉलिसी में आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन सम्राट अशोक के राजनीतिक नीति को अगर आप अपनाओगे, दावा है आसमानों का 30 साल के अंदर में जो भी बहुजन करके गला फाड़ के हम जो चिल्लाते हैं 30 साल के अंदर प्रधानमंत्री 100% बनेगा। तो फोकस है कि उसकी पॉलिटिकल नीति क्या थी, ये लंबा विषय है, मैं उतना डीप में नहीं लेके जाऊंगा। तो एक भारत आपको मैंने ऐसे बताया और वर्तमान भारत ऐसे था कि एक भारत जातिहीन था और वर्तमान भारत जाति आधारित है। अगर वर्तमान भारत
जातिहीन चरित्रवान भारत अगर बनाना है तो विदाउट अशोका वी कैन नॉट डेवलप द मॉरल भारत। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आई नो वेरी वेल कि आप लोगों को थोड़ा सा अशोक के बगैर ये बैनर अधूरा है, अशोक के बगैर ये बैनर अशोक ये अधूरा है। आई एम द मराठी पर्सन, मेरा हिंदी थोड़ा सा ये होगा। मैं आपको एक घटना बताऊंगा सोनभद्र की। सोनभद्र में मैं पूरी तरह से नया था, मैं किसी से परिचित नहीं था, एक बंदा भी मेरे से कोई परिचित नहीं था। मैं सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर में अशोक के बारे में बहुत लिखता था। कुछ एक महिला मेरे संपर्क में आई थी, शी वाज बिलोंग टू दी कम्बोडियन कम्युनिटी, मौर्य कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, और उन्होंने एक अशोक के ऊपर में मेरा कैडर लिया था कौसंबी में। कौसंबी में वो काफी बड़े बड़े लोग से प्रभावशाली लोग थे वहाँ पे, वो आए और देखे, वो भी बड़े प्रभावित हुए। दूसरे दिन इमीडिएट उन्होंने इलाहाबाद में बहुत बड़ा फंक्शन किया और वहाँ पे भी लोग बड़े प्रभावित हुए, बहुत अच्छा लगा उनको। तो वहाँ पे 3-4 फैमिली, जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से कर्मा बहुत नजदीक है, वहाँ की फैमिली आए, सर बोले हम बौद्ध धर्म को हम स्वीकारना चाहते हैं, हमको दीक्षा चाहिए। आनंद पानंद में 3 महीने के अंदर में उस समय में भक्ति रखी धम्मा भी थे, 5000 टोटल 5000 98% पूरे के पूरे ओबीसी लोग थे उस धम्म दीक्षा में। और वहां पे उन लोगों ने दीक्षा भूमि बिहार भी बनवाया। आप लोग अगर कर्मा से कोई होंगे तो आप जाके देखिएगा। सवाल खड़ा होता है कि आप बुद्धिज्म को समझाते कैसे हो, आप आम जनता को बुद्धिज्म समझाते कैसे हो, बुद्ध की शिक्षा को आप समझाते कैसे हो। आप बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार करने कोई नई बात नहीं कर रहे हो। बुद्ध ने भी अपने हयात में अपने विचारों को जनमानस तक पहुंचाया। अशोक ने बुद्धिज्म को विश्व धर्म बनाया। What was the system of the propagation? उनका प्रचार और प्रचार करने की प्रणाली क्या थी? जब तक आप प्रचार और प्रसार की प्रणाली को नहीं समझोगे, मैं समझता हूँ कि बुद्धिज्म डेवलप होने में हमको कठिनाई मिल जाएगी। ये जो सम्मेलन ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, तो वो सिस्टम को भी हमको समझना होगा। तो आई कम टू दिस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंदर में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि जानते भी हो सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने प्राचीन स्थलों के लिए जो प्रोविजन करके रखा है, हाउ मेनी पीपल्स आर अवेयर, कितने लोग इस चीज को जानते हैं। अगर कलम 23 मीन्स फंडामेंटल राइट्स को अगर आप देखते हो तो कलम 23 जो है आर्टिकल 23 में आपको अधिकार दिया है आपके संस्कृति को, आपके भाषा को, इसको बचाने का। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में अगर आ जाते हैं और उसका आर्टिकल 49 को देखते हैं तो जितने भी प्राचीन स्थल है इसकी रक्षा करने का, इसका डेवलपमेंट करने का अधिकार ये राज्य सरकार को होगा। व्हाट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स क्या बोलते हैं उसको कि अपना मौलिक कर्तव्य में एक 1 में आपको पूरी तरह से अधिकार दिया गया है प्राचीन स्थलों को संरक्षित करने का। हमारे धरती के ऊपर में, भारत के धरती के ऊपर में 98% पूरे के पूरे बौद्ध स्थल है, और ये 98% बौद्ध स्थल ये राज्य नहीं तो केंद्र सरकार के अंदर में है। ये केंद्र सरकार के अंदर में क्यों अपने पास में रखा है? क्योंकि बहुत सारे डॉलर देता है, रुपया नहीं देता है, डॉलर देता है। ये जितना भी आपको अगल बगल में जो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज का, यूनाइटेड नेशन का जो विभाग है, इसको फंडिंग जाता है ईस्ट एशिया से और वहां से यहाँ पे आता है डेवलपमेंट के लिए। ईस्ट एशिया में कौन से राष्ट्र हैं? उसके अंदर में दिखेगा आपको जापान दिखेगा, साउथ कोरिया दिखेगा, नॉर्थ कोरिया इज आइसोलेटेड, ताइवान दिखेगा, उसके बाद में चाइना दिखेगा, तिब्बत और मंगोलिया आइसोलेटेड हो गया। दे आर वज्रयान फॉलो, वो वज्रयान को फॉलो करते हैं। लेकिन ये 5 कंट्री जो पूर्व एशिया में है और दुनिया के क्या बोलते हैं कि शक्तिशाली और सबसे अमीर देश है, ये लोग इतने शक्तिशाली और क्यों बने, ये आर्थिक दृष्टि से इतने संपन्न क्यों है? ड्यू टू बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट कल्चर। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मेरे क्या बोलते हैं कि विद्वत्ता का राज राजनीति में नहीं बल्कि धर्म में है। धर्म में मीन्स बुद्धिज्म में है। दैट मीन्स विदाउट द कल्चरल रिवोल्यूशन वी कैन नॉट डेवलप द सोशल रिवोल्यूशन।
अपन नहीं कर सकते। तो ये जो प्राचीन बोध स्थल है, मैं इसके ऊपर में 2 मिनट में अपनी बात रख के मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा कि ये जो प्राचीन बोध स्थल है इसमें 3 कैटेगरीज आती है। ये नंबर 1 आता है, वो मैं आर्कोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, मैं आर्कोलॉजिस्ट भी हूँ और प्राचीन बोध स्थलों के डेवलपमेंट के ऊपर में मेरा बहुत बड़ा काम है। पाटिल साहब भी जानते हैं, धैर्य साहब भी जानते हैं, हम लोग ये काम करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 1 नंबर का जो कैटेगरीज होता है उसमें वर्ल्ड हेरिटेज पे जाते हैं सारे प्राचीनों, जैसे कुशीनगर है वर्ल्ड हेरिटेज में है, तो इसका मेंटेनेंस कौन करेगा? यूनाइटेड नेशंस करेगा। बी कैटेगरी का जो मॉन्यूमेंट्स है ये नेशनल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक करके। और सी कैटेगरी का जो मॉन्यूमेंट्स होता है वो राज्य के भी अंडर में नहीं होता है और केंद्र के भी अंडर में नहीं होता है। तो ऐसा मॉन्यूमेंट्स कौन सा है? ये रामग्राम का। अभी जस्ट आई वेंट फ्रॉम दी रामग्राम, मैं रामग्राम से अभी आया, पोलीग्राम। एक्चुअली वो रामग्राम नहीं है, रामग्राम जो स्तूप है इट इज रॉन्ग, उसका राइट नेम है, करेक्ट नेम है कोलियाग्राम स्तूपा। कोलियाग्राम जो वहां पे अस्थि धातु के ऊपर बना था, इज नॉट प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्टेड नहीं है, मीन्स वो राज्य सरकार के भी अंडर में नहीं है और केंद्र के भी अंडर में नहीं है। तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं? ऐसे स्तूपा को क्या आप हासिल कर सकते हो? आप ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से निश्चित द एडप्शन पॉलिसी जो है केंद्र सरकार की सांस्कृतिक मंत्रालय की, अगर इसको आप एप्लीकेशन लेते हो और 100 मीटर देर आर द रूल समथिंग, अगर मैं आर्कोलॉजिस्ट तो मैं इसको आप एडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और इसको आप डेवलप करना चाहते हो तो केंद्र सरकार को भी आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है। और उसके बाद में ये जब डेवलपमेंट चलेगा तो आपका जो लिंक है ये पूर्व एशिया और साउथ एशिया से जुड़ जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ से भी आपको फंडिंग आ सकती थी। तो ये करने से फायदा क्या होगा? आपको आपके जीवन में क्या फायदा होगा? आपको क्या इसका लाभ मिलेगा? नंबर वन कि ग्रामीण क्षेत्र का इकोनॉमिकल, क्योंकि जितनी भी प्राचीन बोध स्थल है ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में है, अगर इसको हम डेवलप करते हैं तो रूरल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का कंसेप्ट इस देश के अंदर में बहुत तेजी से फैलेगा। बाय द डोर ऑफ द टूरिज्म, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। नंबर 1, राज्य सरकार को राजस्व मिलेगा, केंद्र सरकार को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। नंबर 3 कि वहां पे जो इकोनॉमिकल, आज जो 100 रुपया कमाता है वहां पे चाय का टपरी वाला, टूरिज्म बढ़ेगा तो 500 रुपया कमाएगा, 1000 रुपये कमाएगा। और 5वीं बात कि हमारा मोन्यूमेंट्स भी जो है बहुत अच्छी तरह से डेवलप होगा और बहुत सेव होगा, संरक्षित रहेगा। और ऐसे मोन्यूमेंट्स के अंदर में हम अपनी बुद्धिस्ट कल्चर को बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा आपके सामने बोल दिया हूँ, बोलने के लिए तो अशोक के ऊपर में बहुत है। जातिहीन भारत कैसे बनाया जा सकता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए अशोक और बाबा साहब का जो क्या बोलते हैं कि कलेक्टिव लिविंगहुड, सामूहिक जीवनचर्या का क्या कंसेप्ट रहा, इसके ऊपर में बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। समय का अभाव है और लोग बहुत सारे यहाँ पे बोलने के लिए है। आई एम वेरी थैंकफुल टू, आपने बड़ा शांति के साथ में सुना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।